हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने पिछले क्लास में अपना ये क्लास 10th एनसीईआरटी का फिज़िक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने लाइट के बारे में जाना था, क्या होती है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर कैसे स्टडी किया जाता है उसको क्वांटम थ्योरी के अंदर। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन, उसके फर्स्ट टर्मिनोलॉजी चैप्टर को लिया था, उसके 2 रूल्स पढ़े थे रिफ्लेक्शन के। फिर स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। उसमें फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी हमने पढ़ी थी, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है किसी स्फेरिकल मिरर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या हम लोगों का जो रिलेशन क्या होता है। और उसके बाद हम लोगों ने एक एक्टिविटी लास्ट में पढ़ी थी, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स के अंदर हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी। मैंने उस एक्टिविटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया था, होप आप लोगों ने वो देखा होगा। और उस एक्टिविटी के रिगार्डिंग एक फाइनल जो है कंक्लूज़न, एक टेबल बना था, चार्ट, जिसको मैंने बोला था कि आप खुद से ऑब्ज़र्व करेंगे उस एक्टिविटी को देखने के बाद, परफॉर्म करने के बाद। होप आप लोगों ने वो एक्टिविटी देखी होगी और ये ऑब्जर्वेशन टेबल जो दिया गया है, टेबल 10.1, इसको ऑब्ज़र्व किया होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। अब हम लोगों ने काफ़ी कुछ जब जान लिया है तो अब हम इमेज पे आते हैं कि ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, लाइट ऐसे ऐसे है, रिफ्लेक्शन ऐसे होता है। अब उस रिफ्लेक्शन के रूल्स को लेके और स्फेरिकल मिरर्स को लेके हम अब रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे हम किसी कॉपी पे, पेन पेपर पे उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि कैसे रेज आ रही हैं, कैसे वो इमेज फॉर्म कर रही हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है सबसे पहले तो वो कि कोई 1 रे या 2 रे, 3, 4, मतलब काउंटेबल नंबर में वो रेज नहीं इमिट करता है। जब भी वो रे इमिट करेगा बंडल्स में इमिट करेगा, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का हर एक जो पॉइंट है वो पॉइंट सोर्स की तरह एक लाइट इमिट करता है। वो सारी लाइट जाके वो मिरर से टकराएगी, सारी लाइट्स रिफ्लेक्ट होंगी और तब जाके, लेकिन इतनी ढेर सारी इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होगी, लेकिन इतनी ढेर सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट्स को शो करना पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी हम कुछ जो है वो कॉमन सी रेस के बारे में, जो सारे ऑब्जेक्ट्स इमिट करेंगे उन रेस को के बारे में स्टडी करेंगे। और हम इनमें से कुछ 3-4 रेस के बारे में जानेंगे और इनमें से कोई भी 2 रेज उठा के हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। 2 रे क्यों? क्योंकि इमेज क्या होती है, यहाँ पे एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज को है वो कब फॉर्म होती है, जब कोई 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं, 2 रिफ्लेक्टेड रेज। तो हम एटलीस्ट 2 रेज को कंसीडर करेंगे मिनिमम, ताकि हमको उसको रे डायग्राम को शो करने में, ड्रॉ करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी रेज जो हैं हम ड्रॉ कर सकते हैं, कि इनमें से कौन कौन सी रेज। तो सबसे पहले रे पैरेलल टू द फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हमने पिछले क्लास में जाना था क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होती है। ऐसी कोई लाइन होती नहीं है एक्चुअली स्फेरिकल मिरर में, इमेजिनरी हम ड्रॉ करते हैं, पोल से परपेंडिकुलर, टेंजेंट खींचते हैं उससे परपेंडिकुलर। ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror और appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। appear to diverge क्यों लिखा है? क्योंकि convex mirror का हम लोग जानते हैं कि principal focus mirror के पीछे होगा और ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने हम लोग रखते हैं, तभी इमेज फॉर्म होती है। तो इसलिए वो रे क्या करती है, वो प्रिंसिपल फोकस की तरफ जो रिफ्लेक्टेड रो होती है कन्वेक्स मिरर के केस में, वो प्रिंसिपल फोकस की तरफ अपीयर होती है। मीन्स जो एक्चुअल रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसको अगर हम डॉटेड लाइन से उसको आगे बढ़ाएंगे, मिरर के अंदर एक हाइपोथेटिकल वे में बढ़ाएंगे, तो वो प्रिंसिपल फोकस पे आके टकराएगी, ऐसा बोला गया है इसमें। तो रे पैरेलल टू द कनकेव मिरर के केस में हम देख लेते हैं कि कनकेव मिरर के केस में यहाँ पे एक रे गई है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है ये रे। अब हम कैसे पता करेंगे? रिफ्लेक्शन के रूल इस पर फॉलो कर रहे हैं, तो एक कॉमन सी बात है कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को नोट कराया था ये पॉइंट, कि इसका जो है नॉर्मल जो होता है रिफ्लेक्शन में, हम लोग जानते हैं रूल, एक प्लेन होता है, स्मूथ प्लेन होती है, उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक इंसिडेंट लाइन रे आती है, तो उसी के एंगल के बराबर एंगल ड्रॉ करके एक रिफ्लेक्टेड रे जाती है, ये इंसिडेंट है। तो इस स्फेरिकल मिरर के केस में हम कैसे इन चीज़ों को देखेंगे? यहाँ पे हम ये जहाँ पे रे टच कर रही है स्फेरिकल मिरर को, दोनों रेज इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, उसके टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ करेंगे,
वहाँ पे हम लोग इसको स्मूथ सरफेस मान लेंगे और इसका नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है यहाँ पे। अब हमको रिफ्लेक्शन के रूल फॉलो कराने हैं, तो इंसिडेंट रे ये रही हम लोगों की इंसिडेंट रे, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना और इसी के एंगल इक्वल बनाते हुए रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रह गई। तो हम ये चीज़ तो देख चुके हैं कि जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं, जो रिफ्लेक्शन के रूल्स हैं वो कनकेव मिरर के केस में फॉलो हो रहे हैं। अब कन्वेक्स मिरर के केस में देख लेते हैं कि वही रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि जो प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो स्फेरिकल मिरर के पीछे आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वो लाइन ड्रॉ करते हैं, इसी पॉइंट पे देखिए मिल रही है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, तो यहीं पे हम प्लेन ड्रॉ करेंगे सेकेंड रूल के हिसाब से रिफ्लेक्शन के। ये रहा हम लोग का स्मूथ प्लेन, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है ये। अब हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, ये रहा हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ ये हाइपोथेटिकल एक नॉर्मल हम लोगों का ड्रॉ हो गया है, ये इसका नॉर्मल है। इंसिडेंट रे आ रही है, इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जाएगी। तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन के रूल्स फॉलो हो रहे हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बोला गया फोकस से पॉइंट करने की बात, कनकेव मिरर में तो बहुत सिंपली हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इंसिडेंट रे आ रही है और फोकस से गुजरते हुए जा रही है। यहाँ पे फोकस में एक्चुअली पे नहीं टच कर रही है कन्वेक्स मिरर के केस में, यहाँ पे फोकस पे अपीयर हो रही है कि अगर इसको हाइपोथेटिकल वे में हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, और ये रही हम लोगों की रिफ्लेक्टेड रे। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहली रे ड्रॉ करनी सीख ली यहाँ पे कि एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और हमेशा जब उसका रिफ्लेक्शन दिखाएंगे तो कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो फोकस से जाएगी। अब सेकेंड वाला रे हम लोग देखते हैं, सेकेंड रे कैसे ड्रॉ करते हैं। अब उसका कोरोलरी मैथ्स में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ट्रायंगल में जब थियरम्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्लास 10th में ही, नहीं 9th में आप लोगों ने शायद पढ़ा, 9th में, क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं। कोरोलरी होता है, हर एक थियरम होती है, फिर उसके रिजल्ट को लेके एक और थियरम ड्रॉ कर देते हैं, एक और थियरम हम लोग बना लेते हैं और उसको प्रूव कर लेते हैं बहुत ईजिली। तो यहाँ पे इसका कोरोलरी वही है, अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। वहाँ पे पहले केस में क्या बोला गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्शन होगा, उसका प्रिंसिपल फोकस के थ्रू होते हुए रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे बोला है कि प्रिंसिपल फोकस के थ्रू होते हुए अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। उसका जस्ट कोरोलरी है, बहुत इजी है। तो ये हम लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं यहाँ पे कि इंसिडेंट रे आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर से इसका नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, और इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रूल्स भी फॉलो हो रहे हैं। ये कनकेव मिरर का था, और कन्वेक्स मिरर के केस में वही चीज़ होती है, बस यहाँ पे डायरेक्टेड टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे जो रे आ रही है वो प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्टेड होते हुए आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। सेम रूल है, बहुत इजी से हम लोग 2 रूल्स सीख चुके हैं अब रे ड्रॉ करने के। अब थर्ड रूल हम लोग सीखेंगे। इसमें क्या लिखा गया है कि अभी हम a ray passing through the center of curvature of a concave mirror are directed in the direction of center of curvature of convex mirror. After reflection is reflected back along the same path. बहुत ही कॉमन है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। इसमें बोला गया है कि ये एक प्लेन है, ये नॉर्मल है प्लेन का। अब इसमें बोला गया कि अगर इतना एंगल बनाते हुए आ रही है इंसिडेंट रे तो उसी एंगल में रिफ्लेक्शन होगा उसका। लेकिन अब क्या बोला गया है इसमें कि अगर 0 डिग्री का एंगल बना के इंसिडेंट रे आएगी तो ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री पे होगा। ऐसे ऐसे इंसिडेंट आ गई, ऐसे रिफ्लेक्शन हो गया प्लेन के नॉर्मल के 0 डिग्री और प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन के अगर परपेंडिकुलर आ रही है 90 डिग्री पे तो 90 डिग्री पे वापस चली जाएगी। 90 डिग्री तो एक ही होता है एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये वही चीज़ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे की तरफ डायरेक्टेड है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही है स्फेरिकल मिरर में तो उसी सेम पाथ के अलॉन्ग वो वापस चली जाएगी। फोर्थ रूल क्या है, द रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर ऑफ द कॉन्केव मिरर और द convex mirror is reflected obliquely. Incident and reflected rays follow the law of reflection at the point of incident. इसका मतलब क्या, शॉर्ट में क्या बोला है कि अगर पोल से होते हुए अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है तो पोल से ही प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाते हुए वो वापस चली जाएगी ऑब्लिकली। कैसे, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेज,
इसको हम प्लेन मानेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो हमको हमारा नॉर्मल मिल जाएगा। ये रही इंसिडेंट रे जो कि पोल पे आ रही है, और ये रही रिफ्लेक्टेड रे। उतना ही एंगल बनाते हुए ऑब्लिकली चली गई, सेम चीज़ इसमें बोला है। और यही कन्वेक्स मिरर के भी केस में होगा। यहाँ पे देखिए बाहरी बाहर चली जा रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अंदर होता है, तो बाहरी बाहर वो रे वापस चली जा रही है। अब इसमें एक नोट करने वाली बात लिखी है, रिमेंबर दैट ऑल इन द अबव केसेस द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड। मैंने सारे में ड्रॉ करके भी बता दिया है कि कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। कुछ नहीं करना है, जिस पॉइंट पे रेज इंटरसेक्ट कर रही है उसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो उसका हमको प्लेन मिल जाएगा कि ये रहा मिरर का प्लेन। अब उस पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो हमको हमारा नॉर्मल मिल जाएगा। नॉर्मल हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल मिल गया, प्लेन मिल गया। इंसिडेंट रे जो आ रही है उसको तो गिवन ही रहेगा फिगर में, डायग्राम में, और रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल बनाते हुए हमें वापस कर देना है। अब हम इन 4 तरीके से रे ड्रॉ करना सीख गए हैं। अब किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए, जब स्फेरिकल मिरर हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद, जब इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रेज का इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है, तो हम अपने डायग्राम में इनमें से कोई भी 2 रेज दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं कनकेव मिरर के बारे में कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है। इसमें 6 केसेस दिए गए हैं और 6 केसेस को हम बारी बारी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये केसेस रिलेटेड हैं। अगर आपने वो जो एक्टिविटी थी उस एक्टिविटी को अगर फॉलो किया है और उस टेबल को अच्छे से पढ़ा है तो हम देखते हैं सबसे पहला केस यहाँ पे क्या है। इमेज को पढ़ते हैं। मैंने आपको इनफाइनाइट का मतलब बता दिया था कि स्फेरिकल मिरर जो होता है उसके फोकस, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब उसके रेडियस के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट उससे बहुत दूर रहना चाहिए। मीन्स अगर रेडियस उसका 0.1 मीटर पे है तो ऑब्जेक्ट उसका 10 मीटर। ऐसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को इतनी डिस्टेंस पे रख रहे हैं तो उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे माना जाएगा। मीन्स एक के कंपैरिजन में दूसरा बहुत स्मॉल होना चाहिए, नेग्लिजिबली स्मॉल। उसको निगलेक्ट कर दिया जाए तो कोई बात नहीं रहेगी, ऐसा। तो सबसे पहला केस है इन्फिनाइट पे हम लोगों का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। 2 रेज ड्रॉ की गई हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। फर्स्ट रे ये रही हम लोगों की फर्स्ट रे, ये रही सेकेंड रे। ये दोनों रेज जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ड्रॉ की गई हैं। अब पहली रे हम लोग को रूल पढ़े हैं, पहली रे कैसे जाएगी, फोकस से पास होते हुए। दूसरी रे कैसे जाएगी, फोकस से पास होते हुए। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहला ये रहा इसका प्लेन और ये रहा इस पॉइंट का प्लेन। इससे तो रूल के अकॉर्डिंग वो ऐसे पास होगी और फोकस पे मिल रही है, तो जहाँ मिल रही है वही इमेज फॉर्म होगी। तो इससे हम लोग क्या सीखे पहले वाले में से कि अगर इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कनकेव मिरर के केस में, तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो फोकस पे होगा, रेज फोकस पे इंटरसेक्ट होगी। और इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हम लोग देख सकते हैं वो बहुत छोटी डिमिनिश इमेज बनी है। चलिए अब इस टेबल को देखते हैं उसमें क्या लिखा था, क्या ये सही लिखा है या गलत, या हमारी ऑब्जर्वेशन कैसी थी। यहाँ पे सबसे पहला केस है इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट थी, पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पे बनी थी, सही है। साइज ऑफ हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट बनी है, पॉइंट साइज है। और रियल एंड इन्वर्टेड, जैसा कि अभी हम लोग इस रियल एंड इन्वर्टेड को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट साइज इमेज है, तो इसका ऑब्जर्वेशन ऐसे रे डायग्राम से करके बताना मुश्किल है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा गया है ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है और 2 रेज पास की गई। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है जो कि फोकस से जा रही है, और दूसरी रे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ ऊपर वाला ही पॉइंट यहाँ पे रेज इमिट कर रहा है, नीचे वाला नहीं। तो चलिए नीचे वाले पॉइंट से भी एक रेज निकाल दी गई है इसके ऑब्जेक्ट के दिखाने के लिए, ताकि उसकी पूरी, तो इसी पाथ को वापस से कर लेगा क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहाँ पे में डायरेक्टेड है। तो ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों उसी सेम पाथ को फॉलो कर लेंगे वापस। और ये पहली जो रे गई थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो फोकस से जाएगी। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट बनी रियल है। रियल ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, जो मिरर के सामने, मिरर के बाहर बन रही है वो रियल रहेगी इमेज। तो इमेज हम लोगों की रियल है। जो मेन ऑब्जेक्ट था उससे स्मॉल साइज की, ऑब्जर्वेशन में ही दिख रही है स्मॉल साइज की है, रियल है, इन्वर्टेड है।
तो अब ये देखते हैं टेबल में क्या दिया था इसके बारे में। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो टेबल क्या कहता है, यहाँ पे बियॉन्ड सी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी थी इमेज की पोजीशन थी, डिमिनिश थी मतलब जो रियल ऑब्जेक्ट था उससे स्मॉल साइज की, रियल एंड इन्वर्टेड थी। उसी तरीके से बाकी की इमेजेस को देखते हैं हम। थर्ड वाली इमेज पे जाते हैं जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया गया है तो प्रिंसिपल एक्सिस वाली फोकस से पास करेगी और फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर। तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है, ये रही इमेज, ये रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज की है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज की और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन गई है। तो ये थर्ड केस था। फोर्थ केस देखते हैं क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगी। अब की बार इमेज जो है सबसे पहले क्या थी, पॉइंट थी, उसके बाद और नज़दीक लेके गए हम लोग तो थोड़ी बड़ी हुई इमेज, और नज़दीक लेके गए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके गए तो इमेज की साइज़ बराबर हो गई। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी आगे लेते गए तो साइज इसकी बड़ी हो गई, जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं बड़ी हो गई और मिरर से दूर हो गई। तो जैसे जैसे देख रहे हैं कनकेव मिरर के नज़दीक लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्ट की साइज़ बढ़ती जा रही है। तो सेंटर ऑफ उसी तरह से रे डायग्राम करके अगली बार हम फोकस पे रखेंगे। फोकस पे रखने पे एक केस आ जा रहा है कि इन्फिनिटी में बनने लग रही है, इन्फिनिटी में हम लोगों की इमेज बनने लग रही है। इन्फिनिटी में कैसे, मीन्स अब आप उसको फाइनाइट डिस्टेंस पे अपनी देख नहीं पाएंगे कहाँ बनी वो इमेज। ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई जो कि फोकस से चली गई। सेकेंड वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड करके गई रे और सेंटर ऑफ उसी पाथ को फॉलो करते हुए इन्फिनिटी में चली गई और आगे कहीं यहाँ पे वही सेम इमेज बनेगी। तो उसका नेचर बताना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इस केस में। नेक्स्ट में क्या है, सेंटर फोकस के भी बियॉन्ड कर दिया गया, फोकस के बियॉन्ड कर दिया गया तो इस बार जो इमेज बनेगी वो रियल नहीं रहेगी। हर केस में हम लोग देख रहे थे रियल इमेज बन रही थी, लेकिन इस बार जो है वर्चुअल इमेज बनेगी, मतलब मिरर के पीछे बन रही है इमेज और बड़ी साइज की बन रही है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था उससे बड़ी साइज की। अब तक की साइज़ बराबर हो गई थी, एक बार बड़ी हुई थी लेकिन वो रियल और इन्वर्टेड थी डी केस में। अब केस एफ में वो साइज़ बड़ी हो जा रही है मिरर के पीछे यानी वर्चुअल। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी पूछ देता है 1 मार्क के क्वेश्चन में, या फिर उससे आगे भी बोल देता है कि ऐसा कोई केस बताइए जिसमें कनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज बन रही है। तो यही केस है। कनकेव मिरर के यूजेस जब हम लोग जानेंगे तो जैसा हम लोग देख रहे हैं हर केस में रियल इमेज बन रही है, तो प्रोजेक्टर में ऐसे ही यही काम होता है। प्रोजेक्टर्स हम लोग देखते हैं तो उसमें कनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बना रहा होता है, सामने पर्दे के सामने होता है, सामने पर्दे पे वो दिखती है इमेज, न कि प्रोजेक्टर के अंदर। तो यूजेस देखते हैं, इन मिरर्स के काफ़ी यूजेस हैं। उनको टॉर्चेज़ में यूज़ किया जाता है, सर्च लाइट्स में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले तो एक बंडल में हमको पैरेलल बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैरेलल लाइट्स बीम हमको प्रोवाइड करती हैं। व्हीकल्स की हेडलाइट्स में इसको यूज़ किया जाता है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस किए थे, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी, उनके लिए अगर आपको व्हीकल्स मिरर का जुगाड़ करना है और अभी आपको मिल नहीं पा रहा है ड्यू टू लॉकडाउन, तो आप अपने घर की किसी भी व्हीकल्स की लाइट निकाल सकते हैं अगर आपका मार खाने वाला शौक़ है तो। मेरी कोई गलती नहीं है, कोई जिसका मन करे वो निकाल के देख सकता है। सेकेंड केस हम लोग इन 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे, पहला कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क इसको समझ लीजिए कि कनकेव मिरर जैसा था उसी तरीके जैसे हम लोगों ने रे डायग्राम उसके ड्रॉ किए, उसी तरह से 2 रेज लेके हम लोग कन्वेक्स मिरर में डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसका एक सिंपल सा रिजल्ट मिलेगा, हमको सिर्फ 2 ही केस मिलेंगे। सबसे पहला केस होगा इन्फिनिटी का, जब हमको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मिलेगी, सारी बीम पैरेलल आएंगी और फोकस की तरफ डायरेक्टेड रहेंगी, वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी और पॉइंट साइज रहेगी। और दूसरा ऑब्जर्वेशन हमको मिलेगा केस बी जो है कि हम उसके बाद इन्फिनिटी से नज़दीक लाते जाएं और कहीं भी रख दें, मतलब इन्फिनिटी से मिरर के सरफेस के बीच में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट अपना रख दें, हमको एक स्मॉल साइज मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट से डिमिनिस्ड और वर्चुअल इमेज और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, मतलब उसकी पोजीशन इन्वर्टेड नहीं रहेगी, इरेक्ट रहेगी,
इमेज ही मिलेगी, चाहे वो फोकस पे रखें, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, चाहे बिल्कुल पोल के नज़दीक ला दें, हमको ऐसी इमेज फॉर्म होगी। तो ये रे डायग्राम आप ड्रॉ करिए, आपको ये मिलेगा। और इसका जो कंक्लूजन टेबल है वो भी टेबल 10.2 में दिया है कि इन्फिनिटी पे रखेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज एट द फोकस बिहाइंड द मिरर होगा, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमलीज पॉइंट साइज इमेज होगी, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम कहीं भी रख रहे हैं, नो मैटर कौन सी पोजीशन है, सेंटर है, क्या है, फोकस है, क्या है, हमेशा डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट होगी, एक्चुअल साइज से स्मॉल होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। उसके बाद दिया है ऑब्जर्व, एक एक्टिविटी दी है, ऑब्जर्व द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस ट्री इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में देखना है, उसके बाद उसी चीज़ को कनकेव मिरर में देखना है, फिर कन्वेक्स मिरर में देखना है, और कैसी इमेज आपको देखने को मिल रही है उस ऑब्जर्वेशन को आपको बताना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि यू कैन सी अ फुल लेंथ इमेज ऑफ टाल बिल्डिंग ट्री इन अ स्मॉल कन्वेक्स मिरर। हम अगर बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है तो उसकी छोटी इमेज, जैसा कि हम लोग पढ़े कन्वेक्स मिरर में हमेशा डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट बनती है, प्लेन मिरर में कैसी ऑब्जेक्ट बनती है, जिस साइज की ऑब्जेक्ट इमेज रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइज की इमेज बनेगी। कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर में इमेज की साइज़ वेरी करती है पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से। कन्वेक्स मिरर में फिक्स्ड है कि अगर आप इन्फिनिटी पे नहीं, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट की इमेज जो होगी वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगी, डिमिनिश्ड होगी, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। तो इस रीज़न से उसके यूजेस क्या आ जाते हैं। रियर व्यू मिरर होता है व्हीकल्स में, रियर व्यू पीछे जो कार रहती है, रियर व्यू साइड में लगा रहता है व्हीकल्स में, वो देखते हैं कि आपके दूर से जब कोई भी गाड़ी आ रही होती है तो उसके स्मॉल साइज़ दिखाता है और काफ़ी दूर तक की भी चीज़ें देखने में वो हेल्पफुल होता है, इसलिए वो व्हीकल्स में लगा रहता है। और ट्रैफिक वगैरह देखने में हमको हेल्प होता है, इसलिए उसको प्रेफर किया जाता है। तो व्हीकल्स के रियर मिरर को भी तोड़ के आप लोग ये ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट में सस्ते मिरर आते हैं, आप उनको खरीदिए और बाकी अच्छे से ऑब्जर्व करिए इन चीज़ों को। अब फिज़िक्स में क्या होता है, सबसे पहले कोई थ्योरी बनती है, थ्योरी के बाद उसको रे डायग्राम में पहले उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है किसी भी थ्योरी को कि हाँ ये ऐसा है, ऐसे ऐसे होता है। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बाद फिज़िक्स इतने से सेटिस्फाइड नहीं होती है, उसको मैथमेटिकल वैल्यूज़ चाहिए होती हैं हर चीज़ की। मैथमेटिकल वैल्यूज़ के लिए कार्टेशियन प्लेन, सबसे पहले तो साइन एंड कन्वेंशन देखेंगे कि पॉजिटिव लेना है, निगेटिव लेना है, कितना बड़ा कितना छोटा क्या लेना है, साइन एंड कन्वेंशन देखते हैं। और उसके बाद हम लोग उस कुछ फार्मूला पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला पढ़ेंगे कि किसी भी इमेज की साइज़ कितनी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की साइज़ कितनी होनी चाहिए, इमेज डिस्टेंस कितनी होगी तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी तो कितने पे इमेज फॉर्म होगी, फोकस क्या होगा, ये सब फाइंड आउट करने का हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। तो कुछ रूल्स दिए गए हैं साइन एंड कन्वेंशन, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही हमें आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहला साइन एंड कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने, ऑब्वियस सी बात है, मिरर पीछे जो है वो पॉलिश्ड होता है तो उधर से तो दिखने नहीं वाला कुछ, मिरर के सामने ही हमेशा ऑब्जेक्ट रखेंगे और जो कि लेफ्ट में। तो हम लोग जब हम लोग कोई प्लेन लेते हैं तो ये मान लेंगे कि प्लेन है ये, तो यहाँ पे ये कनकेव या फिर कन्वेक्स जो भी मिरर हमको रखना होगा हम मान लेंगे कि ये है, और ये लेफ़्ट साइड में हमेशा जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा लेफ़्ट साइड में रहेगी उसके। सेकेंड क्या है, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर को हम सेंटर मानेंगे मिरर का और सारे डिस्टेंसेस वहीं से ही मेज़र करेंगे। थर्ड है, ऑल डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव वाइल दोज मेजर्ड इन लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन निगेटिव। ये यहाँ पे एक ड्रॉ भी किया है साइन ऑफ कन्वेंशन का सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस टुवर्ड राइट जो है वो पॉजिटिव लिया गया है और डिस्टेंस टुवर्ड लेफ्ट हमेशा निगेटिव लिया गया है, ये इसका रूल है। मींस क्या होगा, कनकेव मिरर के केस में अगर इसको इंसर्ट बोले तो उसका फोकस की अगर डिस्टेंस कोई पूछेगा कनकेव मिरर की तो वो निगेटिव में आएगी, और अगर कन्वेक्स मिरर में कोई फोकस की डिस्टेंस पूछेगा तो वो फोकस हमेशा राइट में पड़ता है तो वो डिस्टेंस फोकस की पॉजिटिव आएगी, फोकस की सेंटर ऑफ कर्वेचर की। उसके बाद डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द एबव ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। और फिफ्थ में वही है कि बिलो, तो प्रिंसिपल एक्सिस के एबव अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब इरेक्ट रखा गया उसको इरेक्ट मानेंगे हम लोग कि अपराइट है वो, तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम लोग निगेटिव में कंसिडर करेंगे। मीन्स कनकेव मिरर के केस में अगर हम लोगों को इन्वर्टेड इमेज मिल रही है तो वो इमेज, इन्वर्टेड इमेज की जब हाइट लिखेंगे हम लोग तो निगेटिव में हाइट लिखेंगे माइनस साइन के साथ। उसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैंने जितना कुछ भी पढ़ाया है साइन एंड कन्वेंशन और उससे पहले जो भी रे डायग्राम बनाने सिखाए हैं उन सभी रे डायग्राम को आप अच्छे से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, पेन पेंसिल लेके ज्योमेट्रिकली उसको अच्छे से ड्रॉ करके एक एक चीज़ को सीखेंगे और हमेशा कोशिश करेंगे कि ये जो टेबल दिए गए हैं ये टेबल आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कम से कम कि ये टेबल याद हो जाए। 10.2 टेबल दिया है, 10.1 जो टेबल दिया है वो कंक्लूजन्स हैं, ताकि आप कुछ ड्रॉ करें तो आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े एग्जाम में और ज़्यादा सोचना ना पड़े रे डायग्राम बनाने के लिए कि कैसी इमेज बनेगी, क्या नेचर होगा। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और प्रैक्टिस भी आपकी बनी रहेगी, जो कि क्वेश्चंस में आपके लिए आगे बहुत ईजी पड़ेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।